आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है यशपाल जी द्वारा लिखित कहानी कोकला डकैत। कोकला जेल की जनाना बैरक में कैदी जमादारिन थी। कोकला को विश्वास और सम्मान का यह पद इसलिए दिया गया था कि बैरक में केवल यही एक स्त्री डकैती के अपराध में सजा पाए हुए थी। कुल स्त्री कैदियों की संख्या 80 के लगभग थी। राजनीतिक कैदियों या कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में सजा पाई स्त्रियों की संख्या 11 ही थी। अधिकांश स्त्रियां पति सौत या सौत की संतान को जहर देकर मार डालने के अपराध में आई हुई थीं। 2-3 गरीब देहाती स्त्रियां लुटिया धोती चुरा लेने के अपराध में सजा पाए हुए थीं। एक स्त्री शायद मालकिन का जेवर चुरा लेने के जुर्म में सजा भुगत रही थी। समाज में तो साधारणतः दूसरे सब अपराधों की अपेक्षा कत्ल या डकैती करने वाले के प्रति ही सबसे अधिक घृणा या भय प्रकट किया जाता है, पर जेल में दूसरी ही नैतिकता चलती है। हम लोग साधारणतः जिन अपराधों की उपेक्षा कर जाते हैं, जेल के प्रबंध की दृष्टि से वही अपराध अधिक आशंकाजनक माने जाते हैं। अंग्रेज़ों ने 7 समुंदर पार से अपनी केवल मुट्ठी भर की बिरादरी लाकर 150 वर्ष तक इस देश की 40 करोड़ जनता पर सफलता से शासन कर दिखाया था। उनकी इस राजनीति का रहस्य इस देश के लोगों के सहयोग से ही इस देश का शासन चलाना था। अंग्रेजी सरकार ने शासन की यही नीति जेलों में भी लागू की थी, अर्थात जेल में बंद 1,500-2 हज़ार कैदियों को नियंत्रण में रखने के लिए उन कैदियों में से ही कुछ लोगों को चुनकर काम चला लेना। प्रबंध में सहायता के लिए चुन लिए गए कैदियों को जेल विभाग के दूसरे नौकरों की तरह तनख्वाह नहीं देनी पड़ती। कैद की मियाद में कुछ छूट, कठिन परिश्रम से बचत और कुछ दूसरी सुविधाएं देकर ही इन कैदियों को प्रबंध के लिए आवश्यक अमले में मिला लिया जाता था। ऐसे कैदियों को कैदी पहरेदार, कैदी निरीक्षक या कैदी मुहर्रर और कैदी जमादार के अवैतनिक पद दे दिए जाते हैं। जेल के कायदे के अनुसार कुछ विशेष अपराधों के कैदियों को ही ऐसे पदों के लिए चुना जा सकता है। बहुत से अपराधों के कैदी भरोसे योग्य नहीं समझे जाते। उदाहरणतः राजनीतिक बंदी या अच्छे पढ़े लिखे कैदी विश्वास योग्य नहीं समझे जाते। कोकला यदि अपना नाम कोकिला बता सकती तो उतनी विश्वास योग्य न होती। अच्छे पढ़े लिखे किसी कैदी को जेल के दफ्तर में ड्यूटी देना उचित नहीं समझा जाता। जालसाजी अर्थात दस्तखत की नकल या जेब काटने के अपराध के लिए जेल भेजे गए कैदी भी भरोसे लायक नहीं माने जाते। फौजदारी, कत्ल या डकैती के लिए सज़ा पाए लोग ही जेल के प्रबंध में सहयोग के लिए विश्वास पात्र माने जाते हैं। नैतिकता या उपयोगिता के लिए इसी मानदंड के अनुसार कोकला जमादारिन बन गई थी। यूँ तो पुरुषों की ही तरह स्त्रियों से भी सभी अपराधों की आशंका की जा सकती है, परंतु स्त्री के डाकू होने की बात सुनकर कुछ विस्मय जरूर होता है। सोचा, कोकला ने किसी औरत या बच्चे से कोई कपड़ा या जेवर छीन लिया होगा। इसके अतिरिक्त वह और क्या डकैती कर सकी होगी। पूछने पर कोकला टाल देती, हाँ बीवी जी, तुम भी क्या कहती हो, तुम ही जानो, औरत जात क्या डकैती करेगी। इस उत्तर से समाधान नहीं हुआ। सुना है पुरुष कैदियों का भी यही तरीका है। कैदियों से उनके अपराध की बात पूछने पर प्रायः ही उत्तर मिलता कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। अदावत के कारण उनके खिलाफ गवाही गढ़कर उन्हें फंसा दिया गया है। कोकला ने आरंभ में भी ऐसा साफ झूठ नहीं बोला, इसलिए उसका मामला जानने की और भी उत्सुकता थी। उस रात कोकला रौंद अर्थात राउंड पर की ड्यूटी पर थी। दिन भर की घुटन के बाद रात में रिमझिम पानी बरस रहा था। वह कंबल ओढ़े और हाथ में लालटेन लिए रौंद लगाती हुई मेरी कोठरी के सामने से गुजरी। उसकी ड्यूटी थी कि रात में कोठरियों और बैरकों के चारों ओर घूम घूम कर चौकसी रखे कि कोई कैदिन भागने का यत्न तो नहीं कर रही। मेरी लालटेन जलती देख उसने जगते होने का अनुमान कर पुकार लिया, बीबी जी, राम राम। रात में कुछ देर पढ़ सकने के लिए मुझे एक हैरिकेन लालटेन दे दी गई थी। पुस्तक पढ़ने का यत्न कर रही थी पर मन नहीं लग रहा था। कोकला को उत्तर दिया, आओ जमादारिन, खामखा भीग क्यों रही हो। इस पानी में दीवार फांद कर कौन भागी जा रही है।
बीबी जी ज़रा चाबी पूरी कराऊं, आकर बैठती हूँ, कोकिला ने उत्तर दिया। कैदियों और कैदिनों को जमादार बनाकर भी सरकार उनका पूरा भरोसा नहीं कर लेती। इन जमादारों या पहरेदारों की कमर पर पेटी में एक घड़ी बंधी रहती है। जेल की दीवारों और इमारतों में स्थान स्थान पर जंजीरों से चाबियां बंधी रहती हैं। पहरेदार इन चाबियों को अपनी घड़ी में लगाते रहते हैं। सुबह घड़ी के भीतर लगा कागज खोलकर देख लिया जाता है कि रौंद ठीक से लगाई गई थी या पहरेदार रात में ऊँघता रहा था। कोकिला चाबी पूरी करके कुछ ही मिनट में लौट आई। वह मेरी कोठरी के जंगलेदार बंद दरवाजे के बाहर अपना लहंगा समेटकर ज़मीन पर ही बैठ गई थी। मैंने जेल का कंबल सीखचों से बाहर धकेलते हुए कहा, आए ज़मीन पर क्यों बैठती हो, कंबल ले लो। मेरे सौजन्य से संतुष्ट होकर कोकिला ने उत्तर दिया, मालकिन यहाँ उम्र भर ऐसे ही उठते बैठते रहे हैं, अपना कंबल क्यों खराब करती हो। ठंडा ठंडा तो और अच्छा लग रहा है, गर्मी के मारे प्राण निकल रहे हैं। कोकिला, तुम्हारा घर तो पहाड़ पर जान पड़ता है। मैंने उसके उच्चारण से अनुमान प्रकट किया। तुम्हें तो बरेली की गर्मी बहुत सताती होगी। हाँ बेबी जी, नैनीताल की हूँ, कोकिला ने समर्थन किया। आपने तो देखा होगा नैनीताल, आप जैसे बड़े लोग गर्मी में नैनीताल जाते हैं। हाँ हाँ, देखा क्यों नहीं, हमारी बेटी वहीं स्कूल में पढ़ती है, हर साल जाते ही थे। क्या बताएं, इस साल अंग्रेज़ों से लड़ाई में जेल काट रहे हैं। हाँ मालकिन, और क्या, कोकिला ने सहानुभूति प्रकट की। नहीं तो जेल आप जैसे लोगों के लिए थोड़े ही है। आप लोगों को क्या कमी है जो जेल में जाएं? आप राजा लोग हैं, राजा की ही लड़ाई हो सकती है। उसकी बात से झेप कर बात बदलने के लिए पूछ लिया, तुम्हारा घर नैनीताल से कितनी दूर है? दूर क्या, खास नैनीताल की हूँ मालकिन, कोकिला ने गर्व से उत्तर दिया। खास नैनीताल की? नैनीताल में उसका घर किस जगह है यह जानने के लिए विस्मय प्रकट किया। हाँ बीबी जी, खास नैनीताल में, उसने समझाया। काला खान जानती हो ना, वहीं नीचे ही हम लोगों की बखरी अर्थात छप्परों की बस्ती है। क्या काम होता है तुम लोगों के यहाँ? काम क्या बीबी जी, हम लोग घास लकड़ी का काम करती हैं, मर्द लोग कुली उली का काम करते हैं। सीजन अर्थात सीजन में रिक्शा डांडी ढोते हैं, जाड़ों में पत्थर ढोते हैं। मिलना जुला कर गुजारा चल जाता होगा, मैंने सहानुभूति प्रकट की। मालकिन, गुजारा ही चल जाता तो यहाँ क्यों आ मरती, कोकिला ने निसंकोच कह दिया। तो क्या तुमने सचमुच डकैती की थी? मैंने विश्वास प्रकट किया। अब जो समझ लो, झूठ बोलने से क्या बन जाएगा मालकिन, कोकिला ने एक गहरी सांस छोड़ी। अब तो सज़ा कट ही गई। डकैती में और लोग भी तो तुम्हारे साथ होंगे, अकेली तुमने क्या किया होगा? उसे उत्साहित करने के लिए प्रश्न किया। बरसाती रात के एकांत में कोकिला का मन भर आया। अब तक जिस रहस्य को वह टालती आ रही थी वह उसके गले से उमड़ने लगा। उसने बताया, कोकिला की बिरादरी की स्त्रियां नैनीताल के आसपास के बीहड़ ढलवानों पर घने जंगलों से घास और लकड़ी बटोर कर नैनीताल के बाजार में बेचती हैं। भारी से भारी बरसात में भी उनका यह काम चलता ही रहता है। इन लोगों के लहंगे ओढ़नी चौमासे भर गीले ही बने रहते हैं। याद आ गया, यदि नैनीताल की सुथरी सड़क पर घास वाली पास से गुजर जाए तो नाक पर रुमाल रखे बिना नहीं सरता। शायद इसीलिए म्यूनिसिपैलिटी ने मुख्य सड़क के समानांतर बोझ ढोने वालों और पशुओं के लिए दूसरी सड़क बनवा दी है। सब मुसीबत झेल कर भी घास और लकड़ी के दाम इतने कहाँ मिलते हैं कि दोनों जून बाल बच्चों के लिए रोटी दाल चल जाए। घास और लकड़ी के कमर तोड़ बोझ के दाम 7-8 आने से अधिक नहीं मिलते, वो भी कितने दिन, जहाँ आषाढ़ की बौछारें शुरू हुई और नैनीताल में कोहरा भरने लगा, मैदानों से आए सैलानी साहब लोग भाग चलते हैं। इन साहब लोगों का शौक पूरा करने के लिए रामपुर और बरेली से आए घोड़े वाले भी अपने जानवर लेकर लौट जाते हैं। घास और लकड़ी की बिक्री कम हो जाती है। उन स्त्रियों का यही रोज़गार है, उनके लिए दूसरी जगह भी नहीं, वे क्या करें, गुजारा चलाना ही पड़ता है। उन्हें कुछ घास लकड़ी की बिक्री से, कुछ सूनी जंगलाती सड़क पर सैर के लिए आने जाने वालों से मिल जाता है।
सूनी जंगलाती सड़क पर सैर के लिए निकलने वाले लोगों से कुछ मिल जाने का मतलब भीख मिल जाना नहीं है। नैनीताल जाने आने वाले इस सड़क की चर्चा कनखियों से करते हैं। सड़क पर घास वालियां अक्सर दिखाई दे जाती हैं। शौकीन लोग उन्हें देखकर घास खखार देते हैं। घास वाली के मुस्कुरा देने पर 2-3 चवन्नी में सौदा तय हो जाता है। कभी घास वाली के पेड़ों या घास की आड़ में रहने से सैलानी की नज़र उस पर न पड़े तो घास वाली ही सड़क पर कंकड़ फेंक या सीटी बजाकर ध्यान खींच लेती है। ऐसा संकेत न समझ पाने वाले नए लोगों से यह औरतें सड़क पर आकर सिगरेट या बीड़ी की मांग कर बैठती हैं। मांगने का ढंग काफ़ी कौतुकपूर्ण होता है। इन औरतों का सुविधा से 2-3 चवन्नियाँ कमा लेने का प्रलोभन नैनीताल की छावनी के अधिकारियों के लिए कठिन समस्या बन गया था। इस सड़क पर यह रास्ता शौक, घर बार से बिछुड़े सिपाहियों और ख़ास तौर पर सशृंखल गोरों के लिए अदमनीय आकर्षण बन गया था। वे छिप छिप कर वहाँ जाते और 2-3 चवन्नी में शौक पूरा कर रोग घाते में ले जाते। इसलिए सरकार को इन स्त्रियों के चिंता के कारण नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य के बहादुर सिपाहियों के स्वास्थ्य की चिंता के लिए इस सड़क पर देखभाल रखनी पड़ती थी। जगह जगह नोटिस लगा दिए गए थे, यहाँ बदतमीजी करने वालों को सज़ा दी जाएगी। इस जंगलाती सड़क से घास लकड़ी लाने वाली अधिकांश औरतें जैसे गुजारा करती थीं, वैसे ही कोकला का भी गुजारा चलता था। एक दिन बोझ ढोते समय उसका आदमी ठोकर खा गया था। उसके पाँव का अंगूठा पक गया। वह पाँव की पीड़ा से कई दिन तक घर बैठा रहा। कोकला की कमाई पर ही तीनों बच्चों और मर्द औरत का निर्वाह हो रहा था। 30 पर लड़ाई के ज़माने की महंगाई। कोकला ने जल्दी जल्दी घास काट बोझा बांध एक पेड़ के तने से टिका दिया और आते जाते वालों की प्रतीक्षा में बैठ गई। पिछले 2 दिन से उसे सड़क पर कुछ न मिला था। पैसे की कमी से वह परेशान थी। बनिया 2-3 रुपए से अधिक उधार भी नहीं देता था। पिछली रात बच्चों और मर्द को यूं जैसे तैसे कुछ खिला दिया था, पर स्वयं भूखी ही रह गई थी। कोकला ने सड़क पर एक आदमी आता देख होठों से धीमी सी सीटी बजाई। आदमी बिना ध्यान दिए चला आ रहा था। वह सड़क पर आ गई और उस आदमी से बीड़ी मांगी। कोकला का चेहरा यूं भी आकर्षक नहीं था। शायद उस दिन पिछली रात से भूखी होने के कारण और भी मुरझाई लग रही थी। आदमी ने मुस्कुरा कर बीड़ी उसकी ओर फेंक दी, पर रुका नहीं। कोकला खिसिया कर रह गई। कुछ ही देर में दूसरा आदमी दिखाई दिया। कोकला ने फिर साहस किया। उसके समीप जाकर मुस्कुरा कर होठों पर हाथ रख बीड़ी के लिए संकेत किया। वह आदमी दूसरे ढंग का था। इश्त, उसने कोकला को डांट दिया और चलता चला गया। कोकला की निराशा दुस्साहस में बदल गई। वह आपे से बाहर हो गई थी। उसने बगल में दबा घास काटने वाला हंसिया आदमी को डराने के लिए उठाकर धमकाया। हिश क्या शाले, अभी निकाल दो चवन्नी, नहीं तो अभी तेरा मूड काटकर जंगल में फेंक देती हूँ। आदमी सहम गया। यदि वह लड़ने के लिए तैयार होकर मूड न भी कटने देता तो हंसिए से एक आध खरोच लग जाना भी तो कोई अच्छी बात न थी। एक अठन्नी के लिए इतना जोखिम झेलना उस आदमी को उचित न जचा होगा। उसने चुपके से अठन्नी निकाल कर कोकला की ओर फेंक दी। उस समय तो कोकला की समस्या हल हुई ही, पर उसे जान पड़ा कि उसे बहुत अच्छा उपाय सदा के लिए मिल गया है। हंसिया दिखाकर धमकाने से 2 चवन्नी आसानी से मिल सकती है, तो इसके लिए कांटों और कीचड़ से भरी जंगल की ज़मीन पर परेशानी सहने की क्या ज़रूरत। कुछ दिन वह ऐसा ही करती रही। इस तरीके में आदमी की खुशी नाखुशी का भी सवाल न था। कोकला ने कभी नहीं सोचा कि अठन्नी लेने का नया ढंग उसने अपना लिया था, उसका प्रभाव कितनी दूर तक पहुंच रहा होगा। वह अपनी सफलता के भरोसे नए ढंग पर चली जा रही थी। अंतिम दिन भी एक आदमी की सीटी सुनकर वह सड़क पर आ गई। उस आदमी के बीड़ी पिलाने के प्रस्ताव पर कोकला ने उसे हंसिए से धमकाकर 2 चवन्नी मांगी। उस आदमी ने ऐसा व्यवहार किया मानो बहुत डर गया हो। अच्छा देता हूँ कहकर वह भीतर बाहर की जेबें टटोलने लगा। इधर उधर देखता जा रहा था। जेब से पैसा निकालने के बहाने उसने एक तमंचा निकाल कर कोकला की छाती पर रख दिया और उसे गाली देकर हंसिया ज़मीन पर डाल देने का हुक्म दिया। कोकला हक्की बक्की रह गई।
आदमी ने बहुत ज़ोर से एक तमाचा भी कोकला के मुंह पर जड़ दिया और जेब से सीटी निकालकर ज़ोर से बजा दी। 2 और आदमी भागते हुए आ गए। कोकला हैरान रह गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। कोकला गिड़गिड़ाई, रोई, सिपाहियों के पांव छुए, परंतु सिपाही किसी तरह नहीं माने। उसे थाने ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। घास वाली डकैत की रपट लिखाने वालों को थाने में बुलाया गया। कोकला पहचान ली गई। कोकला द्वारा लूटे जाने वाले पीड़ितों में 2 गोरे सिपाही भी थे। मुकदमा चला। कोकला को 3 बार डकैती करने के अपराध में 4 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा दे दी गई। अपनी बात सुनकर कोकला ने गहरी सांस लेकर चिंता प्रकट की। जेल की सज़ा पूरी कर छूट भी जाएगी तो जाएगी कहाँ? जाने उसके आदमी ने और ब्याह कर लिया हो। उसकी 3 बच्चों का क्या हुआ होगा? उसकी बिरादरी के लोग क्या कहेंगे? कोकला उठकर दूसरी रौंद लगाने चली गई। मैं अठन्नी की डकैती की बात सोचती रही। अठन्नी की डकैती के लिए 4 वर्ष की सज़ा और कोकला के बच्चों को माँ के अपराध के लिए माँ छीन जाने की सज़ा। पर डकैती तो डकैती है, चाहे 8 पैसे की हो, चाहे 8 लाख रुपए की। कोकला के जोर जबर से किसी से 8 आने छीन लेने के अपराध की उपेक्षा कोई भी सरकार कैसे कर सकती है? लोगों की संपत्ति की रक्षा कर अमन कायम रखना ही सरकार का काम है। लेकिन कोई भी पुरुष व्यक्तिगत रूप से अपनी स्त्री का किस ढंग से 8 आने ले आना अधिक अक्षम्य समझेगा? हंसिए के जोर से या? परंतु व्यवस्था की दृष्टि से तो संपत्ति और अमन की रक्षा ही अधिक महत्वपूर्ण है। कोकला का हंसिए के जोर से सड़क पर अठन्नियां छीनना वास्तव में डकैती थी, परंतु अठन्नी के जोर से 20 बार कोकला से जो छीना गया वह कानून की नज़र में क्या था? उसकी तो कोकला शिकायत भी नहीं कर सकती थी। तो यह थी यशपाल जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।